ओके हेलो। ओके ओके ओके। यस वी आर स्टार्टिंग। यस साजिद, आपको मेल नहीं मिला था। करंट मेल भी नहीं मिला है। यस सर, अभी भी नहीं मिला। साजिद, चेक इट नाउ। फ्रेम पैकेजेस नेम आर पार्ट। आई एम ड्रॉपिंग इन द चैट बॉक्स। दो पैकेजेस हम डाउनलोड करेंगे इसे ट्री समझने के लिए। आई होप अभी सबको मिल गया होगा डेटा सेट एंड द रेस्पेक्टिव कोड। तो जस्ट वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर लीजिए एंड देन वी विल रन दिस कोड लाइन बाय लाइन और समझते हुए चलेंगे क्या हो रहा है और समझेंगे डेटा डिसीजन ट्री जिस एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं वो एल्गोरिथम कैसा है। How is it different from regression models? What is better? What is worse? ठीक है, everybody ready? Shall I begin? Not the code, but the concept first. तो सी डिसीजन ट्री कैसा काम करता है? डिसीजन ट्री वैसा ही काम करता है जैसे हमारे काम करते हैं डिसीजन। हम लोग जैसे डिसीजन लेते हैं ह्यूमंस। फॉर एग्जाम्पल हमारा डिसीजन कैसा होगा? निटी ग्रिटी डिसीजन। लाइक अभी जैसे लॉकडाउन है, व्हेन लॉकडाउन वाज नॉट देयर, इन व्हेन थिंग्स वर नॉर्मल, मैं अगर ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा हूँ तो ठीक है, शावर ले लिया, नाउ आई एम डिसाइडिंग विच शर्ट टू वियर टुडे, ब्लू और वाइट। इफ ब्लू, देन ट्राउजर शुड बी विच वन, ब्लैक और ग्रे? If this be the trouser, then what should be the shoes today, brown or black, and so on. Getting the gist? One decision after the other, if else condition, simple. And every next decision will depend on the very first decision कि पहला वाला decision क्या था। पहले डिसीजन में शर्ट ब्लू की जगह अगर व्हाइट चूज कर लिया तो बाकी सारी चीजें हो सकता है चेंज भी हो जाए, हो सकता है ना भी हो, बट इट विल डिपेंड। अ मोर टिपिकल एग्जांपल मे बी, एक एक एनिमेशन दिखा रहा हूँ आप लोगों को। से अ डॉक्टर इज डायग्नोसिंग अ पेशेंट। पेशेंट ने बोला हेडेक है। व्हाट कुड एट्रीब्यूट टू दिस हेडेक? तो डॉक्टर बोलेगा बीपी देखते हैं, वेदर बीपी इज हाई और मे बी नॉर्मल।
तो से दिस कंडीशन वाज, अगली कंडीशन क्या टेस्ट की उसने सबसे पहले, लेट्स सी इफ बीपी इज शूटिंग, बीपी इज एक्सीडिंग, इफ यस थिंग्स सीम टू बी क्रिटिकल, तो ईसीजी करा लेते हैं। बट इफ नो, ऐसा भी हो सकता है कि बीपी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई खास एबनॉर्मल है, ओके, देन वेदर देयर इज फीवर, पेशेंट को फीवर तो नहीं है, इफ यस तो सोचेंगे क्या करना है, इफ नो तो सोचेंगे कुछ करना है, काइंड ऑफ, ओके। इफ फीवर है तो देखते हैं कि ऐसा ये कोई वायरल या सीजनल फीवर तो नहीं है, इफ नो तो कुछ और सोचेंगे, अगर फीवर भी ऐसा नहीं है कि वायरल है या सीजनल है, देन मे बी सम फर्दर टेस्ट, एंड देन मे बी सो ऑन अगेन, अगर वायरल है तो मे बी समथिंग यस और नो, कुछ ना कुछ टेस्ट। गेटिंग दिस थिंग, हर स्टेज पे कुछ ना कुछ इफ एल्स कंडीशन टेस्ट करते जा रहे हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन द कि ये कंडीशन ट्रू आई है कि फॉल्स आई है, उस बेसिस पे अगली कंडीशन हम डिसाइड कर रहे हैं कि उस हिसाब से आगे क्या करना है। ठीक है जी, ये इसका एक बड़ा टिपिकल एग्जांपल है, देखोगे क्या है टिपिकल एग्जांपल? हाँ जी, ये बीती है ना सब पे, ये तुम हो, क्लास 10th करके खड़े सोच रहे हो, और जीवन की पहली पहली बड़ी दुविधा आई सामने, क्या है वो? हाँ जी बोलेगा कोई? साइंस या कॉमर्स या मे बी आर्ट्स? तो ठीक है, समझ पा रहे हो, 3 ऑप्शन आए सामने, और एक अंकल बता के पापा को कि साइंस दिला दो, बहुत स्कोप है। चलो तो साइंस ले लेते हैं, एक फैसला तो हुआ, लेकिन नई दुविधा आ गई है तो। हाँ जी, अब क्या है? हमारे जीवन में शांति कहाँ, साइंस है तो मैथ्स लेनी है कि बायो लेनी है? कितनों ने मैथ्स ली थी यहाँ पे कितने लोग हैं मैथ्स वाले? होंगे तो जरूर यहाँ सताए हुए। ओके, या है सारे के सारे, देखो, जिन्होंने जिन्होंने 10th में ही उम्मीद छोड़ दी कि छोड़ो क्या रखा जीवन में, मैथ्स पढ़ेंगे, कोई ढंग का काम नहीं करना जीवन में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बे, मेरे पास में मैथ्स ही थी। ओके, मैथ्स ले लिया, 12th हो गई, अगेन फिर दुविधा है तुम्हारे सामने। हाँ जी, 12th होने के बाद अब क्या दुविधा है?
हाँ, एक तो ये है कि बीटेक कर लें, पॉपुलर स्ट्रीम, या और क्या कर सकते हो? मे बी सम एल्स, ग्रेजुएशन, और मे बी ए बीसीए, बीबीए, या तो बीटेक में चले गए, टेक्नोलॉजीज में चले गए, इंजीनियरिंग में चले गए, या मे बी सम कंप्यूटर लाइंस, और मे बी मैथ्स में कहीं डीप चले गए थोड़ा सा, ऑनर्स कोर्स या समथिंग लाइक दैट, मे बी द केस। लेकिन अगेन अगेन डिसीजन लेना था। यहाँ पे किसी ने बीटेक लिया होगा, किसी ने कुछ लिया होगा, तो फिर मुसीबत है। बीटेक लेना है तो आईटी या मैकेनिकल या सीएसई या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। समझ पा रहे हो क्या होता जा रहा है? थिंक अबाउट इट। ये ये कहानी जरा थोड़ी सी दूर से देखें तो कैसी दिख रही है। ये यहाँ से शुरू हुई थी, टेंथ से। एवरी नेक्स्ट डिसीजन डिपेंड्स ऑन के उससे पहला डिसीजन क्या हुआ था। यहाँ पर मैथ्स लिया था आपने इस वाले केस में। इस स्टेज पे आपने मैथ्स लिया था, इसलिए यहाँ पर आप बीटेक की बात कर रहे हो, और यहाँ पर बीटेक की बात की थी, इसलिए यहाँ पर ब्रांचेस की बात कर रहे हो। एवरी नेक्स्ट डिसीजन डिपेंड्स कि यहाँ पर क्या डिसीजन हुआ था। हैड इट बीन यहीं पर ये डिसीजन हो जाता कि मैथ्स नहीं लेते, हम तो बायो लेते हैं, तो ये नीचे वाले ऑप्शन कुछ और हो रहे होते अब। ऐसा नहीं कि आगे कंडीशन नहीं बनती, मे बी आगे भी कंडीशन बनती। कंडीशन अब कैसी बनती कि मे बी एमबीएसएस करना है, एमबीएसएस क्या होता है, एमबीबीएस करना है, या मे बी समथिंग डेंटल, और मे बी समथिंग फार्मा, और मे बी समथिंग रिसर्च, कुछ ऐसे ऑप्शन बन रहे होते अब। अगर यहाँ पर बायो चूज कर लेते मैथ्स की जगह, तो अगले ऑप्शन कुछ ऐसे होते। यस और नो? बात समझ आ रही है ये कहानी? तो अगर मैं इतना होशियार होता उस समय पे, किस समय पे, जब उस समय मत मारी गई थी और मैथ्स ली थी, कि यहीं पे मैं सारी चीजें, सारे ऑप्शन देख पाता, मेरे को कोई दिखा पा रहा होता कि बेटा साइंस लोगे तो आगे ऑप्शन ये होगा, लेकिन साइंस की जगह अगर कॉमर्स ले लोगे तो अगले ऑप्शन कैसे होंगे, अगर कॉमर्स ले ले तो अगले ऑप्शन कैसे होते कि विद मैथ्स लेना है या विदाउट मैथ्स लेना है। मे भी कुछ ऐसे यही तो बनता, विद मैथ्स और विदाउट मैथ्स। विद मैथ्स ले लिया है तो अकाउंट्स में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, या बिजनेस स्टडीज में, मे बी कोई तो रिलेट कर पा रहा होगा, कोई तो होगा कॉमर्स वाला भी यहाँ पे। एंड सो ऑन, अगेन नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एवरी स्टेज डिसीजन। ठीक बात है जी। अगर पहला डिसीजन ही हमने मैथ्स की जगह, ये साइंस की जगह कॉमर्स ले लिया होता, तो कॉमर्स के ऑप्शन कुछ और ही चल रहे होते, यहीं पे कहानी चेंज होगी, स्ट्रीम यहीं पे चेंज होगी। तो ऑन एवरी स्टेज देयर इज अ डिसीजन। इफ दिस इज ट्रू तो कुछ और डिसीजन हो रहे हैं आगे, इफ दिस इज ट्रू देन कुछ और डिसीजन हो रहे हैं आगे। अगले डिसीजन फिर ऐसे ही है, वेदर ट्रू और फॉल्स, इफ दिस इज ट्रू देन हेयर, इफ दिस इज फॉल्स देन हेयर। इसी को मैं बोल रहा था कि हमारी तरह डिसीजन लेता है डिसीजन ट्री, जैसे हम सोचते हैं ऐसे ही तो सोचते हैं हम भी।
और अगर इसे मैं पूरा करने लगूँ, थिंक अबाउट इट, इसके ये डिसीजन बने, यहाँ से मैथ्स और बायो के 2 डिसीजन बने होंगे, फिर एमबीबीएस, डेंटल, फार्मा, मैथ्स लिया होता, यहाँ पर मैथ्स होता, तो क्या बन रहे होते? इंजीनियरिंग और बीएससी। इंजीनियरिंग की बात कर रहे होते तो फिर इनकी बात कर रहे होते, आईआईटी, आईआईटी, आईआईटी। अगर कॉमर्स की बात करने लगते तो फिर यहाँ कुछ ऐसे डिसीजन हो रहे होते, मैथ्स, विदाउट मैथ्स, विद मैथ्स है तो अकाउंट्स के बिजनेस, विदाउट मैथ्स है तो सीएफए या कंपनी सेक्रेटरी, समथिंग लाइक दैट। क्या बात कर रहे हो? कोई कॉमर्स वाले नहीं है क्या तुम में से? अच्छा हैं, ओके। हाँ, तो ये सुने सुनाए से लग रहे होंगे ना नाम जो मैं बोल रहा हूँ ये। तो इस तरह से मेरे डिसीजंस का ट्री बनता जा रहा है, और ट्री बिकॉज इसे देखो तो इन्वर्टेड ट्री जैसा लग रहा है स्ट्रक्चर इसका देखने में, उल्टा वृक्ष। करेक्ट। तो इट इज अ ट्री ऑफ मेनी डिसीजंस, दैट्स व्हाई कॉल्ड डिसीजन। तो ये हमने देखा, अगर जब हमने डिसीजन लिया था 10th में जाके, 12th में जाके, ग्रेजुएशन में जाके, मेरा प्रॉब्लम कुछ और है। मेरा बिजनेस प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? मेरे को प्रेडिक्शन करना है। तो देखते हैं हमारा एल्गोरिदम कैसा काम करता है। डिसीजन ट्री एल्गोरिदम मशीन लर्निंग में कैसे काम करता है। स्ट्रक्चर तो उसका कुछ ऐसा ऐसा है, वो समझा हम। लेट्स सी। फर्स्ट लाइन, नथिंग वेरी स्पेसिफिक। आई होप मेरा कोड विजिबल हो रहा होगा। अब रीडेबल होगा। तो अलॉन्ग विद मी आप रीड करते जाएंगे डेटा सेट। रीड किया डेटा सेट एंड लेट्स सी ये किस बारे में बात कर रहा है डेटा। किसी ना किसी ने तो देख लिया होगा अब तक। किस बारे में बात करता है डेटा? व्हाट इज इट दिस डेटा सेट अबाउट? गिव इट अ लुक। देखिए एक बार आराम से, कोड तो रन कर ही लेंगे। हाँ जी, देखा, समझ आता है कुछ? यस, इट इज अ डेटा सेट अबाउट सम पेशेंट। कुछ पेशेंट्स का डेटा कैप्चर किया है। एसेंशियली देखें तो डेटा सेट हैज़ 270 रोज, तो दैट मीन्स 270 पेशेंट्स का डेटा हम देख रहे हैं। एंड उन पेशेंट्स के हम 14 वेरिएबल्स देख रहे हैं कि उनके पैरामीटर्स क्या थे। वन इज पेशेंट्स एज, दैट सिंपल। जेंडर, एंड जेंडर इज गिवन लाइक 0110। समझ गए? इस 01 का मतलब वो 01 नहीं है। करेक्ट। देन देर इज पेन टाइप। जेंडर का मतलब 01 नहीं है। जेंडर मीन्स 01 का मतलब है यहाँ पर मेल और फीमेल। हाँ, हमें ये नहीं पता कि 0 मीन्स फीमेल या 0 मीन्स मेल, अभी वो नहीं पता है, बट ठीक है। एनीवे वो क्लासिफिकेशन बाद के लिए छोड़ते हैं। देन देयर इज पेन टाइप। पेन टाइप में हम देख रहे हैं वैल्यूज 3, 4, 2, 4, 2, 3। व्हाट डज इट मीन?
हाँ, यही देखना चाह रहा था। इट इज, आकाश, यू आर राइट, इट इज पेन कैटेगरी। कुणाल, इट इज नॉट इंटेंसिटी ऑफ पेन। नाउ दिस इज समथिंग विच इज ट्रिकी। यही देखना चाह रहा था, ऐसे वेरिएबल्स मिलेंगे आपको। ये देखने में ऐसा लग रहा है 0 1 2 3 4, पर दे आर टॉकिंग अबाउट कि हाउ मच डिग्री ऑफ पेन द पेशेंट इज feeling or patient is complaining about. It is not that. ये उनकी कैटेगरीज हैं. They are talking about pain type, whether it is a thumping pain or it is a pinching pain or it is muscular pain. Got it? ये उस कैटेगरीज की बात कर रहा है. So again, these 1 2 3 4 don't mean 1 2 3 4. हाँ, इनका 1 2 3 4 का मतलब क्या है वो हमें नहीं पता, वो डॉक्टर से जानते होंगे, वो अलग बात है. BP means that simple, blood pressure. Then there is cholesterol. FBS. FBS is FBS is a fasting blood sugar. Correct. Then there is resting ECG. Resting ECG means ECG. हाँ, अनुभव, बीपी तो वो जिसमें भी मेजर कर रहे होंगे, बीपी मशीन तो देखी होंगी यार. बीपी बोलते हैं ना, लोअर बीपी 80, अपर बीपी 120 नॉर्मल होता है. हाँ तो सर वही ना, इसमें अपर कैलकुलेट करा है या लोअर कैलकुलेट किया है? उसके दो फैक्टर होने चाहिए थे ना फिर। हाँ, वो अलग बात लो है. बीपी हाई बीपी। हाँ, फिलहाल वो नहीं पता हमें, ये लोअर बीपी की बात हो रही है कि अपर बीपी की बात हो रही राइट राइट। है. रेस्टिंग ECG. ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. अरे वो पुरानी पिक्चरों में वो देखी है मशीन, वो बीप बीप करती रहती है, हीरो की मां मरने वाली होती है जो, फर्जी सी, फिर वो लाइन सीधी हो जॉनी जाती है एपिसोड उसमें. में भी आ रहा है। हाँ, वही है ECG. मैक्सिमम हार्ट रेट, दैट इज अगेन ऑब्वियस. हार्ट बीट कितनी मैक्सिमम जा रही है उसकी, मे बी पर मिनट या पर सेकंड इंटरवल, जो भी वो मेजर कर रहे होंगे. एक्सरसाइज एंजाइना, व्हाट डज इट मीन? एक्सरसाइज एंजाइना मीन्स नॉट चेस्ट पेन एक्चुअली. एक्सरसाइज एंजाइना अगर आप देख रहे हो, अगेन 1001, इट इज टेलिंग दैट वेदर पेशेंट इज, कुछ एक्सरसाइज एंजाइना, उसका कुछ एक्सरसाइज रूटीन है कि नहीं है, समथिंग योगा और जॉगिंग और जिम कुछ ऐसा चल रहा था उसका, या सीडेंटरी लाइफस्टाइल चल रहा था उसका. तो देन देयर इज ST डिप्रेशन. तो अगेन एक्सरसाइज एंजाइना है. 01 का मतलब वो 01 नहीं है यहाँ पर. 01 मीन्स यस और नो, दैट काइंड ऑफ थिंग, ट्रू और फॉल्स. ये इतना टाइम जो लगाता हूँ ना मैं किसी भी डेटा सेट को शुरू करने से पहले, ये इंपॉर्टेंट होता है. ऐसा तो नहीं लगता बोर करता हूँ? क्योंकि 2 3 बार इलस्ट्रेशन दे चुके हो आप लोग मेरे को, डेटा प्रॉपर्ली समझा नहीं है, एनालिसिस करना कूद पड़े हो. नहीं सर, इसके बाद तो हम खुद को ऑफिस का भी करते हैं, तो एक बार डबल रीड करता हूँ डेटा में अब। ये हैबिट स्पेशली होना चाहिए. अंडरस्टैंड द डेटा फर्स्ट बिफोर यू एनालाइज इट. देन देयर इज ST डिप्रेशन, ST स्लो. अगेन several number of tests, we don't know these jargons. ST डिप्रेशन में भी डिप्रेशन के लिए कोई टेस्ट होता होगा, and they are measuring it in some units. Fluoroscopy, colored, haloscopy, and finally
whether the patient was detected by heart disease or no, yes or no, सिंपल है। ठीक है जी, ये डेटा है हमारे पास। Yes, thal is another major, Akash. Thal is something I think it is a blood component. ठीक है जी, ऑल इन ऑल ये डेटा हमारे हाथ लगा है एंड वी वांट टू बिल्ड अ मॉडल which can detect कि whether patient को हार्ट डिजीज है कि नहीं है डिपेंडिंग ऑन these various readings। बाकी रीडिंग्स तो हम ले सकते हैं। इट इज हार्ट डिजीज वी आर इंटरेस्टेड इन, हार्ट डिजीज डिटेक्ट होगा कि नहीं होगा। अगर अच्छा मॉडल बना पाए तो हेल्पफुल होगा, ये रियली हेल्पफुल होगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस लाइन में मैं क्या कर रहा हूँ, हम देखते हुए आ रहे थे बहुत सारे कॉलम्स ऐसे हैं, कैसे हैं, which are actually categorical. So this is first catch with decision tree, not catch, actually this is liberty। रिग्रेशन मॉडल्स में हमें क्या करना पड़ता था, फैक्टर कॉलम्स को डमी बनाना पड़ता था। तो दिस इज फर्स्ट एडवांटेज ऑफ डिसीजन ट्री। कहीं नोट डालना है तो डाल सकते हैं, कैटेगोरिकल कॉलम्स को एज सच हैंडल कर सकता है, इसको डमी वेरिएबल बनाने का जरूरत नहीं है। उस केस में वो क्या कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, लाइक दिस। अगर कैटेगोरिकल होगा लाइक जेंडर मेल और फीमेल, वो कंडीशन कैसे टेस्ट करेगा अपनी, वेदर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। तो भाई अगर ट्रू है तो ये वाला ट्री फॉलो करो, और अगर ये कंडीशन फेल हो जाए, फॉल्स हो जाए, तो इस साइड वाला ट्री को फॉलो करो। ठीक है जी। तो जेंडर कॉलम को 0 1 में कन्वर्ट करने की मेरे को जरूरत नहीं है, हालांकि यहाँ पर दिया हुआ है एंड एनीवे मैं उनको फैक्टर बना रहा हूँ। अगर ऐसे मेल फीमेल भी दिया होता वो उसको हैंडल कर सकता है, उसको सिर्फ कंडीशन टेस्ट करनी है, ज्योमेट्री नहीं बनानी है, राइट। ये ज्योमेट्री नहीं बना रहा, इट इज जस्ट टेस्टिंग इफ एल्स कंडीशंस, मल्टीपल इफ एल्स कंडीशंस, और उनके बेसिस पे डिसीजन पे पहुंचेगा। तो व्हाट वी डू, हमने सारे कैटेगोरिकल्स को एज फैक्टर कन्वर्ट कर लिया, एंड व्हेन वी सी स्ट्रक्चर, नाउ वी सी जितने कैटेगोरिकल वेरिएबल्स थे, पेन टाइप, जेंडर, एफपीएस, एक्सरसाइज एंजाइना, ये सारे हमने कैटेगोरिकल में कन्वर्ट किए। नाउ यू मे वंडर कि ये कौन से कैटेगोरिकल थे, हमें तो पता नहीं चला विच वर कैटेगोरिकल विच वर नॉट। तो कीप इट विद यू फॉर नाउ, इट इज बिकॉज कि इसकी डेटा डिक्शनरी आपको गिवन नहीं है, इस डेटा का डेटा सोर्स मैं हूँ, मैंने भेजा है आपको, तो मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं जिन्हें बताऊंगा कैटेगोरिकल है वही है। नेक्स्ट, मैं बहुत ज़्यादा डेटा क्लीनिंग में नहीं जा रहा हूँ अभी, ऑन ऑन पर्पस, ऑन पर्पस मैं अभी किसी डेटा क्लीनिंग में नहीं जा रहा हूँ। डेटा क्लीनिंग में क्या क्या करते हैं आपको ऑलरेडी मालूम है सब चीज़ें, जब आप एंड टू एंड करेंगे तो वो सब चीज़ें करेंगे, बट यू ऑलरेडी नो, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट सिंपली मूविंग ऑन टू मॉडल बिल्डिंग। अवेलेबल डेटा को मैंने ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करना है, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी। कैटेगोरिकल कॉलम है जिसका जो टारगेट कॉलम है दैट इज हार्ट डिजीज, तो सैंपल स्टेट हार्ट डॉलर हार्ट डिजीज कॉलम, सेटिंग शीट ऑन 100 एंड ट्रेन एंड वैलिडेशन, दो डेटा सेट बना लिए।
यहाँ तक ठीक है? सर यस महिमा। सर हम रिक्वायर की जगह लाइब्रेरी भी कर सकते हैं, इनमें कोई डिफरेंस होता है? नहीं, लाइब्रेरी एंड रिक्वायर कैन बी यूज इंटरचेंजेबली। दोनों का एक ही काम है, पैकेज को एनवायरनमेंट पे अटैच करना, सो दैट उसके फंक्शंस मेरे को अवेलेबल हो जाए। तो इधर लाइब्रेरी और रिक्वायर बोथ विल डू। ऐसा तो आपने और भी फंक्शंस देखे हैं ना, लाइक नेम्स एंड कॉल नेम्स। दोनों फंक्शन कॉलम्स के नाम बताते हैं मेरे डेटा फ्रेम में। ठीक है, आप लोग रन कर रहे हैं ना साथ में? प्लीज बैठना मत इसको लेकर के, जब रिकॉर्डिंग मिलेगी तब देख लेंगे और तब बाद में कर लेंगे। करते रहना, मैं स्लो चल लूंगा। दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। ओके फाइन, गुड। नाउ आई एम कॉलिंग two packages, rpart and rpart.plot. rpart stands for, rpart की फुल फॉर्म होती है रिकर्सिव पार्टीशनिंग। एसेंशियली देखो यहाँ पर रिकर्सिव पार्टीशनिंग ही हो रही है ना। अरे क्या था ये, 12th में जो डिसीजन ले रहे थे आप, ये क्या था? इट इज नथिंग बट रिपीटेड पार्टीशनिंग। मैथ्स लें, साइंस लें कि कॉमर्स लें? साइंस ली तो मैथ्स लें कि बायो लें? बायो ली है तो एमबीबीएस के डेंटल? एमबीबीएस ली है तो दिस कॉलेज और दैट कॉलेज? ऑन द अदर हैंड मैथ्स ली होती तो इंजीनियरिंग के समथिंग एल्स, सीए मे बी, एंड सो ऑन। तो हर एक जगह पर बार बार पार्टीशनिंग होती जा रही है ना। उसी का नाम है रिकर्सिव पार्टीशनिंग। आर पार्ट रिपीटेडली पार्टीशन होता जा रहा है। तो डिसीजन ट्री मॉडल के लिए हमें ये दो पैकेज लगते हैं। नाउ आई एम बिल्डिंग द ट्री मॉडल एंड डिफॉल्ट कमांड इज आर पार्ट विच बिलोंग टू आर पार्ट पैकेज। ये फॉर्म आप पहले कई बार देख चुके हो। क्या कह रहे हैं हम? टारगेट वेरिएबल टिल्डा बाकी सारे, डेटा इज इक्वल टू ट्रेन डेटा सेट। वैलिडेशन पे रिजल्ट देख लें। मैं भूल गया क्या? एंड वंस वी डू, एक मॉडल बनता है ट्री मॉडल नाम से, एनवायरनमेंट पे देखते हैं। इट इज शोइंग इट इज अ लिस्ट ऑफ 15 एलिमेंट्स। इफ यू विश यू आर फ्री टू एक्सप्लोर these elements। इस एलिमेंट में क्या क्या बता रहा है मेरा मॉडल? तो r part library is required to call this function to create the model। r part plot is required। One thing I will be very much interested in, one thing that I will be very much interested in is to visualize कि ये डिसीजन ट्री बना क्या है, कैसा दिख रहा है, किस बेसिस पे डिसीजन ले रहा है। एंड इट शोज दैट द डिसीजन ट्री इज दिस। मेरा डिसीजन ट्री कुछ ऐसा बना है। एंड आई होप मेजोरिटी ऑफ लोगों का ऐसा ही बना होगा। कुछ लोगों का निटी ग्रिटी डिफरेंस हो भी सकता है। ओके ओके, दैट्स अ गुड न्यूज। जिनका थोड़ा बहुत डिफरेंस है, कुछ ही डिफरेंट होगा, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा, अगर हुआ तो। तो हमारे डिसीजन ट्री ने कैसे डिसाइड करना शुरू किया?
कि हार्ट डिजीज निकलेगा नहीं निकलेगा, उसने एक कंडीशन टेस्ट किया। माधवन बहुत डिफरेंट है, क्या कर दिया था? अरे किसी और डेटा पर रन कर दिया क्या? आई थिंक द प्रॉब्लम में भी जो अ, हाँ, पहला काम तो यही करो, पहले तो एनवायरनमेंट क्लीन करो। अगर उस पे पहले से कोई ट्रेन टेस्ट हुए, वो कंफ्यूज करेंगे, नथिंग एल्स। और दूसरे, मेरे को लगता है कि तुमने जहाँ पे फैक्टर कन्वर्ट किया है ना, वो वाली फंक्शन रन होने से रह गया तुम्हारा। कैटेगोरिकल्स को फैक्टर में कन्वर्ट करना, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री और रिग्रेशन में यही डिफरेंस है। रिग्रेशन में कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को डमी बनाते हैं, अगर पहले से डमी है तो बहुत अच्छी बात है। डिसीजन ट्री में कैटेगोरिकल कैटेगोरिकल दिखना चाहिए, पहले कैसे भी दिख रहा हो। देख लेना, अभी ब्रेक करेंगे, देख लेना, फिलहाल मेरा स्क्रीन देखते रहो माधवन, ठीक है? ब्रेक में डिटेल से देख लेना, और ब्रेक के बाद जब स्टार्ट करूँगा 2 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर भी करूँगा तुम्हारी, अगर तब भी प्रॉब्लम रहता है। फिलहाल हाँ, जो हमने डिसीजन ट्री बनाया, उसने सबसे पहले उसने थेल चेक किया, जो हमारे पास थेल पैरामीटर था, और ये हमने न्यूमेरिक छोड़ा था, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल वेरीफाइड। उसने डिसाइड किया कि थेल की वैल्यू अगर 5 से कम है, कंडीशन हो गई भाई, कंडीशन लिख दी कि थेल इज लेस देन 5, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो ये कह रहा है कि अगर ट्रू है, इफ दिस कंडीशन इज यस, तो इधर चलें, एंड इफ दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, तो इधर चलें। चलो ये इसकी कहानी देखते हैं पहले। उसने बोल सर सॉरी टू इंटरप्ट, मेरे को ये पूछना, जैसे अब इसने अपने आप से फैक्टर डिसाइड कर लिया ना कि हम थेल के बेसिस पे हम पूरा डिसीजन ट्री बना रहे हैं, तो हम ऐसे अपने आप से फैक्टर्स डिसाइड कर सकते हैं? थैंकफुली नो। आ रहा हूँ उस पर, 2 मिनट रुकोगे, आता हूँ उस पर। इट इज गुड टू सी यू पीपल आर थिंकिंग इन दीज लाइन्स। ये कंफ्यूजन आने चाहिए, मजा आता है मुझे फिर बात करने में। हाँ, चलो पहले इसने एक कंडीशन बनाई, बाकी लोगों को क्वेश्चन समझा, या टपाई नहीं खाया कि बात क्या हो रही थी है? वो ये कह रही है कि उसने ये कंडीशन थैल पे ही क्यों लगाई, उसने सबसे पहले जेंडर क्यों नहीं ले लिया, या बीपी क्यों नहीं ले लिया, या कोलेस्ट्रॉल क्यों नहीं ले लिया? क्या वो अपने आप ले रहा है, या हम कुछ कर सकते हैं उसका? नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते उसका, वो अपने आप ही लेगा। पर चलो करते हैं बात उसकी भी, देखें। फिलहाल देखते हैं, फिलहाल उसने ले लिया, जैसे भी ले लिया, देखते हैं फिर हुआ क्या। उसने कंडीशन टेस्ट की, ये उसने ट्रेनिंग डेटा से सीख लिया है कि जब थैल 5 से कम होता है, और अगली कंडीशन क्या टेस्ट की उसने, कि फ्लोरोस्कोपी वेदर इट इज डबल इक्वल टू वेदर इट इज जीरो। यहाँ पर डबल इक्वल टू दिखाएगा नहीं, वो दिखाएगा सिंगल इक्वल टू, बट इट इज टेस्टिंग कंडीशन कि वेदर फ्लोरोस्कोपी इज जीरो या कुछ और है। तो अगर जीरो है तो अगली कंडीशन भी देखेंगे, अगर जीरो नहीं है तो फिर पेन टाइप देखेंगे। समझ पा रहे हो? थैल 5 से कम आ गया, फ्लोरोस्कोपी जीरो आ गई, और फाइनली उसने क्या देखा कि बीपी 156 से कम है, ये भी ट्रू आ गया। तो मेरे डिसीजन ट्री ने क्या सीख लिया है ट्रेन डेटा देख करके, कि ऐसे इंसान को हार्ट डिजीज नहीं निकलती। यहाँ तक बात समझी? दूसरी चीज उसने क्या सीख ली है? सर सॉरी, एक और कंफ्यूजन है। अब ये आपको राइट एंड लेफ्ट पता कैसे चल रहा है कि कौन सा ट्रू एंड कौन सा फॉल्स है? ये देख रहे हो, ये लीजेंड, ये जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है ना, ये हाँ बट हाँ, हाँ मैंने यही सोचा था, बट फिर आप ये देखो बीपी लेस देन 156 के जस्ट नीचे फिर वो ऑपोजिट हो गया ना, नो एंड यस हो गया। ये नो एंड यस वो वाला नहीं है, कंडीशन के लिए नहीं है। ये नो एंड यस है, हार्ट डिजीज निकला कि नहीं निकला। दिस इज
target variable. This is not yes or no, true or false for condition. ठीक है, इसीलिए that's why very carefully I was choosing words true and false. मैं yes no नहीं बोल रहा था उनको, पर आखिर में कंफ्यूज हो ही गए, तुम मानोगे थोड़ी। यार कोई बात नहीं। ठीक है, बाकी यहाँ तक बात समझ आई। एक कंडीशन टेस्ट की, अगर ट्रू है तो इधर आ गए। दूसरी कंडीशन टेस्ट की, उस कंडीशन में भी ट्रू आ गए। अब तीसरी कंडीशन टेस्ट की और ये भी ट्रू आ गई, तो मेरे डेटा डिसीजन ट्री को मालूम है कि ऐसे पेशेंट को हार्ट डिजीज नहीं होगा। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन ये वाली फॉल्स हो गई, तो मेरा डिसीजन ट्री बता रहा है जिनकी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है और ये वाली भी ट्रू हो जाती है, लेकिन ये वाली फॉल्स हो जाती है, उनको हार्ट डिजीज निकल जाता है। डिसीजन हो गया? हाँ जी महिमा, प्रेडिक्शन हो जाएगा? सर ऊपर यस को ट्रू कह रहे हो और नीचे फिर यस वाले को फॉल्स कह रहे हो, ये कैसे पॉसिबल? मतलब कौन से ऊपर हाँ, इसके बाद जो यस है इसको ये वाला कह रहे हो कंडीशन हुई कि नहीं हुई। ये यस इस कंडीशन के लिए है, इस कंडीशन के लिए, किसी भी कंडीशन के लिए। कंडीशन ट्रू है तो यस, कंडीशन नो है, कंडीशन फॉल्स है तो नो। ये वाले जो यस और नो आए हैं लास्ट पे, दीज आर टारगेट वेरिएबल। टारगेट वेरिएबल मतलब हार्ट डिजीज निकला कि नहीं निकला, तो ये कंडीशन के लिए है, ये हार्ट डिजीज के लिए है। ओके, कैन वी से दैट जैसे हम फ्लो चार्ट में बनाते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, हाँ, तो उसके यही होता है सर्कल, तो हम ये कंक्लूजन ले सकते हैं कि अगर वो सर्कल के अंदर है तो वी कैन कंक्लूड इट काइंड ऑफ फ्लो चार्ट के जो एनालॉजीज हैं कुछ उससे दिखाने चल रहे हैं। हाँ, तो फ्लो चार्ट में इलिप्टिकल से मेरे ख्याल से कंक्लूजन ही दिखाते हैं, ऐसा ही है? हाँ सर, इससे स्टार्टिंग और एंड होता है, प्रोसेस स्टार्ट और एंड इससे ही होता है ना। चलो ठीक है, फ्लो चार्ट ज्यादा बात नहीं करते, जिन्हें नहीं पता है वो सोच रहे होंगे पता नहीं क्या बात चल। सर यस महिमा। सर यस नो तो समझ आ गया जैसे आपने बोला, बट जैसे सबसे ऊपर वाली जो स्टेटमेंट थी वो लेस देन 5 है, लेकिन उसने ये कैसे डिसाइड करा कि बीपी जो फ्लोरोसेंट जो भी है उसके ऊपर आएगा या नीचे आएगा? मतलब पहले वो स्टेटमेंट क्यों नहीं ऊपर आई? ट्रू फॉल्स तो समझ आ गया कि उसने 2 कंडीशंस बना ली, लेकिन वो किस बेसिस पे डिसाइड करता है वो वाली कंडीशन ऊपर आएगी या वो वाली नीचे आएगी? या जैसे पेन टाइप लास्ट में ये सब। कमिंग ऑन टू इट बात करूंगा। मोरलेस ये वाले क्वेश्चन हुआ ही था अभी। फिलहाल ये कंडीशन कब थी? जब ये पहली कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसके बाद हमने आगे की कंडीशंस देखी, तो वो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, उसके बेसिस पे अगला डिसीजन होगा। ये वाली कंडीशन ट्रू है लेकिन ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है फ्लोरोस्कोपी वाली, तो अगली कंडीशन फिर बीपी पे नहीं जाएगी हमारे डिसीजन ट्री के अकॉर्डिंग, उसने जो डेटा में देखा है। अगली कंडीशन वो कह रहा है मेरे को पेन टाइप चेक कर लेनी चाहिए, फिर अब बीपी से कोई लेने देना नहीं रहा मेरे को, बीपी से फर्क नहीं पड़ता अगर फ्लोरोस्कोपी वाली कंडीशन ही फेल हो गई है तो। अब फर्क पड़ेगा पेन टाइप से कि पेन टाइप 1 2 3 हैं। अगर पेन टाइप सिर्फ 1 2 3 है तो हार्ट डिजीज नहीं निकलता ऐसे पेशेंट को, लेकिन पेन टाइप अगर 1 2 3 नहीं है यानी 4 होगा, दैट इज इंडिकेटर ऑफ कि हार्ट डिजीज डिटेक्ट हो जाए। सेम कहानी गोज ऑन कि अगर पहली ही कंडीशन फेल हो जाती है। हमने एक डेटा पॉइंट देखा, एक पेशेंट का डेटा देखा और उसके डेटा में आ रहा है कि थैल इज नॉट लेस देन 5, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो इसका मतलब अब ये वाला ट्री शुरू हो गया है, इस वाले पाथ पे जाना पड़ेगा। अगेन सो ऑन, अगेन ट्रू एंड फॉल्स, अगेन ट्रू एंड फॉल्स, अगेन ट्रू एंड फॉल्स, एंड बेसिस लास्टली डिसीजन। Now, just bear with me for a few more minutes. आपके doubts हैं, I know. This node, ये सारे ही in fact, these all are called nodes
इन सभी को हम नोड्स कहते हैं। जहां ट्री स्टार्ट हो रहा है दिस इज कॉल्ड रूट नोड और सिंपली रूट। द वेरी फर्स्ट डिसीजन जहां से ये ट्री स्टार्ट हुआ उसको हमने रूट बोला या रूट नोड बोलते हैं। ऑल अदर्स आर नोड्स। ये भी नोड है, दिस इज ऑल्सो अ नोड, दिस इज ऑल्सो अ नोड। एंड दीज आर कॉल्ड, इनके कई नाम हैं, इनको डिसीजन नोड भी बोलते हैं और इनको लीव्स भी बोलते हैं। डिसीजन नोड इन द सेंस जिस नोड पे डिसीजन आ गया है। अब कोई कंडीशन टेस्ट नहीं कर रहा, अब मेरे डिसीजन ट्री को कंडीशन नहीं बतानी है, अब वो अपना रिजल्ट बता रहा है। सो दैट इज डिसीजन नोड और इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीव्स ऑफ द डिसीजन ट्री। कोई भी ट्री कहाँ खत्म हो जाता है एक्सटेंड होते होते? लीव्स आर द मोस्ट टिपिंग पॉइंट ना, वही बोल रहे हैं। तो दिस इज द निटी-ग्रिटी टर्मिनोलॉजी। आई होप क्लियर होगा। अगेन टेक्निकल जार्गन्स अननेसेसरीली, बट पता होने चाहिए आपको, कहीं लिखे पढ़े मिल जाए, कोई पूछ ले इंटरव्यू में, अगर ऐसे जार्गन ही फेंक दे तुम्हारे ऊपर कि व्हाट आर टर्मिनल नोड्स, व्हाट आर डिसीजन नोड्स, बी एबल टू आंसर दैट। सी प्लस प्लस का बाइनरी, हाँ। ठीक है, वेरी वेल। दो क्वेश्चन आए थे बीच में, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? ओके, ठीक है। तो ये हमारा मॉडल बना है, जैसे भी बना है। हमें अभी दो बातें समझ नहीं आई। ये थैल सबसे ऊपर क्यों? वाई थैल, वाई नॉट जेंडर, वाई नॉट बीपी, वाई नॉट कोलेस्ट्रॉल? एंड वाई थैल लेस देन 5 ओनली? वाई नॉट लेस देन 5.5? वाई नॉट लेस देन 4.5? ये कंडीशन ऐसे भी तो बना सकता था, ऐसे क्यों नहीं बना रहा है? Extension to this question, can we do something about it? Thankfully, no, we cannot do something about it. We cannot do anything about it. ये डिसीजन वही लेगा और वो ही लेगा। मैं कह रहा हूं थैंकफुली, बिकॉज ये देख रहे हो, ये सारे डिसीजन हमने लिए हैं और हम कितने एक्सपर्ट हैं वो हमें अपनी हालत से पता है, कितने अच्छे डिसीजन लिए हमने जीवन में। तो अच्छा ही है हम ना लें ऐसे डिसीजन, उसे ही करने दो जो कर रहा है। गेटिंग द जिस्ट। कितने अच्छे डिसीजन लिए हैं हमने। हमारे डिसीजन किन चीजों से गवर्न होते हैं? What are the factors on basis humans take decision? Scenarios, हाँ, situations, okay, हाँ, ठीक है। हाँ, somebody talking, now somebody talking. Situation is a very broad word, now somebody is talking. Experience, correct. What has been in my memory, which I have seen 2 years ago or maybe 5 years ago or maybe 20 years ago, it is still a memory. And जो वक्त ने चमाट लगाई थी उस समय, it is still blue. So maybe I will not take any chance this time. Second,
maybe interest. I am very much interested in doing something. Maybe tell me if I am summing it up all. Can I sum it up all in one word, that is human emotion? I may be wrong also, but think about it. Eventually मेरा experience, मेरे interest, मेरे non-interest, my anger, my likeliness, non-likeliness, what are all these? These are emotions, and our decisions are heavily governed by them. और तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? ये होता कौन है थैल लेस देन 5 करने वाला? मेरा लकी नंबर तो 7 है। थैल लेस देन 7 करेंगे हम। So हाँ, काइंड ऑफ आकृति। यस, इफ यू वांट टू बी दैट ब्रूटल कि तुम इमोशंस को मेंटल हेल्थ बोलते हो, तो क्या यार, सो ड्राई। आकृति बताइयो। Sir, please. चल ठीक है, नहीं बताता सबको। ओके, इसीलिए मैं बोल रहा था कि थैंकफुली डिसीजन ट्री डजंट लीव इट टू अस। वो अपने आप ही ये डिसीजन लेगा एंड वी कैन नॉट इंटरफियर इन दैट। व्हाई वी आर रिलाइंग ऑन दिस इज, उसके बारे में अभी बात करते हैं कि इसने जो लिए हैं वो किस बेसिस पे लिए हैं। इसके डिसीजंस आर टेकन बाय प्योर मैथमेटिक्स, कंप्लीट मैथमेटिक्स। व्हाट इज दैट, उसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी देर में कि उसने ये जो डिसीजन लिया है, फिलहाल जस्ट यकीन कर दो मेरा कि ठीक ही किया है उसने। वो कैसे ठीक किए हैं वो अभी समझ आ जाएगा। फॉर नाउ आगे देख लेते हैं, कोड आप लोगों के पास है ही। प्रेडिक्शन अगर करते हैं, हमारा मॉडल बन चुका है और वैलिडेशन डेटा पे प्रेडिक्शन देख रहे हैं। देखते हैं ये डिसीजन ट्री डिसीजन कैसे लेता है, प्रेडिक्शन कैसे देता है। आई एम क्रिएटिंग अ न्यू वेरिएबल predHD, prediction of heart disease, predicting by tree model, and new data is validation. आप देखेंगे predHD नाम का एक वेरिएबल बन गया होगा एनवायरनमेंट पे, एंड इफ यू क्लिक ऑन दैट, चेक इट आउट। Yes, it is telling me output in two forms. अगेन जैसे प्रोबेबिलिटीज में आंसर देता था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन किस बारे में आंसर देता था? मेरा पॉजिटिव क्लास 1 के होने की प्रोबेबिलिटी। ये मेरे को दोनों बातें बता रहा है, यस की भी बता रहा है, नो की भी बता रहा है। अब वो तो ऑब्वियस है, एक की जितनी होगी दूसरे की 1 माइनस नो होगी, सिंपल। सही बात है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। तो नो की उसने जैसे बताया, नो होने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है दैट वैलिडेशन डेटा सेट में कोई
जो पेरेंट डेटा से रो नंबर 13 आया होगा पेशेंट, तो दिस 30 नंबर पेशेंट, इसको हार्ट डिजीज डिटेक्ट नहीं होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 93%। तो यस होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1 माइनस नो होने की प्रोबेबिलिटी। हाउएवर माय इंटरेस्ट इज नोइंग, मेरा इंटरेस्ट किस में है, मेरे लिए पॉजिटिव क्लास क्या है। सही बात है भाई, जिनको हार्ट डिजीज नहीं है उनको तो नहीं ही है, जिनको है उन्हें पकड़ो किसी तरह, उनका पता चले। करेक्ट। तो उसी कहानी की तरफ चलते हैं। सर सर एक डाउट है जी माधवन। सर, इसमें अगर आप डेटा सेट पकड़ा दो हमें, तो हमें पता कैसे चलेगा कि क्लासिफिकेशन करनी है जैसे हम पहले कर रहे थे, या डिसीजन ट्री अप्रोच लेनी है? एट द एंड तो हमें बाइनरी में यस या नो बताना है ना अपना, जो प्रेडिक्शन करनी है। हाँ बिल्कुल। सर बहुत देर से मैं भी इसी में परेशान हूँ, इसे लॉजिस्टिक से भी तो कर सकते थे सर। अच्छा, इसको लॉजिस्टिक्स से कर सकते थे तो क्यों नहीं किया, डिसीजन ट्री से क्यों कर रहे हैं? जी सर। तो ये हाँ अभी जी बताता हूँ। ये अभी बाय द एंड ऑफ आवर मॉड्यूल यू विल बी हैविंग 4 मॉडल्स अंडर योर बेल्ट। बाय द एंड ऑफ पाइथन मॉड्यूल और 4-6 मॉडल आपके ऐड हो जाएंगे। तो जब तक ये कोर्स कंप्लीट होगा यू विल बी इक्विप्ड विद 8 to 10 मॉडल्स ऑल इन ऑल, जिनसे आप डील कर सकते हो किसी भी डेटा सेट को, यस नो क्लासिफिकेशन के लिए भी और रिग्रेशन कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के लिए भी। नाउ द क्वेश्चन कम्स इज which one to use where, and there is no perfect answer. The perfection lies in कि आपके पास डेटा सेट है, you will try at least 3-4 models and you will follow the model which gives the best result. Depending on data, मॉडल की सुटेबिलिटी चेंज होती जाती है। कुछ डेटा पे रिग्रेशन मॉडल अच्छा रिजल्ट देंगे, कुछ डेटा पे डिसीजन ट्री अच्छा मॉडल देंगे, और इसकी बात करेंगे जब आएगा प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडल सिलेक्शन, बात करेंगे इसकी। There is an entire book written on principles of model selection. It is written by Hindol Basu and it is highly revered book among data scientists. चलिए फिलहाल वापस आते हैं। समरी खास नहीं, समरी तो ऐसे ही देख लिया। यस की रेंज कर दी है 06 से लेकर 92 तक, ठीक है, अच्छा ही है। और हमारा रटा रटाया काम, मैं कह रहा हूँ वैलिडेशन डेटा सेट में एक प्रेड कॉलम इनिशिएट कर दो विच विल बी एज फैक्टर, और वहाँ कंडीशन क्या है, कंडीशन में थोड़ा सा कैच है इसमें। मैं कह रहा हूँ प्रेड एच डी का सेकंड कॉलम, ये सेकंड कॉलम देने की जरूरत नहीं पड़ती थी अब तक लॉजिस्टिक में, क्योंकि लॉजिस्टिक में प्रेडिक्ट कमांड का आउटपुट होता था एक सिंगल कॉलम, एक वेक्टर ऑफ प्रोबेबिलिटीज। यहाँ पर वेक्टर नहीं आया है, यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आया है, दोनों की बता रहा है, नो की भी और यस की भी। लेकिन हमने अभी देखा मेरा इंटरेस्ट किस में है, सेकंड कॉलम में। ठीक है, ये बात सही है। ओके, ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो वही बोला मैंने कि प्रेड एच डी मैट्रिक्स जो आया है, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी आया है सेकंड कॉलम के, यस वाले कॉलम के, वहां पर लगाओ कट ऑफ। यस वाले कॉलम में कट ऑफ लगाया मैंने 0.5 की प्रोबेबिलिटी, अगर 0.5 बताई है, 0.5 और मोर, तो उसको तो कर दो यस, एंड इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू 0.5, उनको बोलूंगा मैं हार्ट डिजीज नहीं है, और ऐसा है कॉलम बन जाए वैलिडेशन डेटा सेट। तो बन गया होगा, वैलिडेशन डेटा सेट का मुंह देखूं जाके तो बन गया है क्या, बन तो गया है। सो दिस इज एक्चुअल हार्ट डिजीज, पेशेंट को हार्ट डिजीज था कि नहीं था वैलिडेशन डेटा सेट में, एंड दिस इज प्रेडिक्शन, जो हमारा मॉडल बता रहा है कि हार्ट डिजीज निकलेगा कि नहीं निकलेगा इस पेशेंट।
and after that there is confidence matrix. Simple. Confidence matrix हमने देखा, it is giving this kind of confidence matrix. ओवरऑल एक्यूरेसी मॉडल का 80% के आसपास देखने में लग रहा है, देखने में तो अच्छा लग रहा है, बट व्हाट इज द कैच? कैन यू आइडेंटिफाई? What is the trick here? Something catchy? Yes, specificity और sensitivity में बैलेंस नहीं है. Specificity looks quite good, that is 90%, but sensitivity is nowhere close. एरर शो हो रहा है, एरर क्या शो हो रहा है आकृति? E1071, हाँ ये पैकेज डाउनलोड कर लो, E स्मॉल 1071, ये वाला पैकेज इंस्टॉल कर लो और अगेन रिक्वायर कैरेट करके जब दोबारा रन करोगे तो हो जाएगा. ओके ठीक है जी. हियर आई वुड विश टू टेक अ ब्रेक. ठीक है, लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 10 minutes and we will continue. There have been a couple of questions already. Meanwhile, I will want you to strike a balance between sensitivity and specificity. जो भी आ रही है आपकी, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है मेरे वाली से, लेकिन जो भी आ रही है, try to do that. सर हाँ जी. सर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मेरे को आपकी आवाज नहीं आई थी, तो एक बार मेरे को बता दो कि वो मैंने पूछा था कि वो स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा था, मतलब स्टेबल करने के बाद तीनों चीज को. ओके अभी देखते हैं, इसी में देखते हैं, इसी में पता चल जाएगा. ठीक है सर. ठीक है. So let's take a break of 10 minutes. Refresher. Do that up and we will continue.
Hello all. Hope everybody is back. हाँ जी, कुछ लोग बोल रहे हैं 0.15, कुछ बोल रहे हैं 0.2। ओके, दोनों के मान के देख लें। 0.15 या 0.2। Sensitivity, specificity both are 83%, exactly 83%. So accuracy is automatically equal to 83%. Error is confusion matrix. That must contain some level of अच्छा शांति. What has happened is ये well bred या validation heart disease. एक बार स्ट्रक्चर चेक करो, ये वैलिडेशन डेटा फ्रेम का, वैल डेटा फ्रेम का, इनमें से कोई सा फैक्टर नहीं हुआ है अभी. One of them is not factor yet. चेक करके बताना शांति. माधवन पता नहीं चल रहा, क्या पता नहीं चल रहा है? You are not able to locate that. I am making you presenter माधवन, जरा कोड दिखाना अपना. Not Kunal, माधवन. कर लो Madhavan, President. you are presenter now. Share the screen. Our bank. माधव स्क्रीन शेयर किया क्या? माधवन हाँ सर, screen शेयरिंग पे share ही है करोगे? अभी, शेयरिंग पे ही है सर, शेयर कर रखी है. Okay, show me the code. Zoom कर दो जरा इसको. कहाँ से होता है आप? माधवन कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस. ओके सर इसका Control प्लॉट scroll up. देखना अलग ही नहीं बन रहा. वही देख रहा हूँ क्यों बन रहा है अलग ऐसा. स्टार्टिंग से रन करना जरा दोबारा. हटा दूं सर ये वेरिएबल सब कुछ? नहीं बस रन कर दो, पता चल जाएगा. कोड रन करो, छोड़ो, रहने दो ओवरराइट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं. ठीक तो बन रहा है. हाँ सर, पहले नहीं हो रहा था, अब पता नहीं क्या हुआ ऐसा. लाइन बाय लाइन ही रन किया मैंने. तू तो आईटी का है, आईटी में है ना? हाँ जी सर. हाँ तो तुझे तो रीस्टार्ट की महत्ता पता होगी. जब और कुछ नहीं चलता तो रीस्टार्ट चलता है. सर वो रीस्टार्ट करने के बजाय मैं ऐसे कंफ्यूज होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका अलग हो रहा है और सब, जबकि सब कुछ सेम ही रन कर रहा हूँ मैं. वही. चलो ठीक है.
ओके, टेकिंग कंट्रोल बैक। और कुछ बात थी किसी को? बैलेंस स्ट्राइक हुआ। हेलो, एनीथिंग? लॉस्ट वॉइस? एम आई ऑडिबल नाउ? यस सर। ऑल गुड? ओके। सर जो मतलब डाउट था एक, जैसे जब हमने स्टार्ट करा हमने वैल्यू लो करना तो मेरा 0.25 कट ऑफ पे भी तीनों चीजें सेम आ रही थी, और ठीक जब है। मैं इसको लो करके जैसे 0.15 पे तब भी सेम आ रही है, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे जो बेटर प्रेडिक्शन दे बाकी सारे, मतलब आगे भी हमें अगर प्रेडिक्ट करना हो तो? हाँ, इन केस अगर ऐसा हो रहा है दैट देयर आर मल्टीपल वैल्यूज, देन यू टेक द सेंटर वैल्यू। जिन सेवरल कट ऑफ्स पे आपकी सेम बैलेंस आ रहा हो, तो नॉट टेकिंग द एक्सट्रीम वैल्यू, एनी ऑफ द एक्सट्रीम वैल्यू, उनका हम कोई मीन या मीडियन ले लेते हैं। ओके। एक क्वेश्चन अभी बाकी था कि ये डिसीजन ट्री ऐसा ही क्यों बना? वाई थैल फर्स्ट, वाई फ्लोरोस्कोपी सेकंड, वाई पेन टाइप थर्ड, वाई नॉट समथिंग एल्स? और मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था दैट डिसीजन ट्री doesn't allow us to get involved in these decisions. वो वही अपने डिसीजन वही लेता है, and we cannot customize that. वो ऐसा डिसीजन किस बेसिस पे ले रहा है? तो there is a concept of homogeneity in the sense, just think about it. ये नीचे वाले पोर्शन को छोड़ दो, नीचे वाले पोर्शन को छोड़ देते हैं। जस्ट इमेजिन अगर ये थैलोस्कोपी ये इतना अच्छा टेस्ट होता, अगर मेरे पास कोई ऐसा टेस्ट हो कि मैंने ये टेस्ट किया कि थैल इज लेस देन 5, और सीधे मेरा डिसीजन आ जाता है कि अगर थैल किसी पेशेंट में लेस देन 5 है तो उसको हार्ट डिजीज नहीं होगा, और थैल 5 से ज़्यादा है तो हार्ट डिजीज होगा, और खत्म हो गई। सही बात है ना? तो ये तो बहुत अच्छा टेस्ट हो गया, ना मॉडलिंग की ज़रूरत है ना प्रेडिक्शन की ज़रूरत है, एक टेस्ट किया और पता लग गया। आंसर, इस मॉडल को अपने आप कैसे पता चला कि यूजलेस वेरिएबल्स कौन से हैं फॉर प्रिडिक्शन? क्योंकि जैसे एज और जेंडर ये सब इसने नहीं काउंट किया अपने मॉडल हाँ बनाने में। हाँ, इसका मतलब कि जेंडर से उसके उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि हार्ट डिजीज यस होगा कि नो होगा। वही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट इमेजिन, मैं कह रहा हूँ मेरे पास कोई, या अगर ये थैलोस्कोपी टेस्ट इतना अच्छा टेस्ट होता कि सिर्फ ये एक टेस्ट किया और सीधे पता लग गया कि इसको हार्ट डिजीज निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो हार्ट डिजीज को मैं यस नो की जगह 110 में मान के चल रहा हूँ। हार्ट डिजीज है तो 1, नहीं है तो 0, जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यस नो से कंफ्यूज ना हो जो ऊपर लिखे हुए हैं उससे। तो बाकी बाकी ये सारे टेस्ट की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही बात है, इन टेस्ट की तो नौबत ही नहीं आई। एक टेस्ट किया और सारे 1 एक तरफ, मेरे डेटा सेट के जितने भी 1 थे वो एक तरफ आ गए, और सारे 0 एक तरफ आ गए। ऐसा ही तो हो जाएगा।
इसी को होमोजेनिटी बोल रहे हैं, होमोजेनिटी ऑफ द क्लास। कि कोई ऐसा टेस्ट मिल जाए जो सारे वंस को एक तरफ कर दे और सारे जीरोस को एक तरफ कर दे, तो दिस इज, इसी की होमोजेनिटी की बात कर रहे हैं। तो दिस इज परफेक्ट होमोजेनिटी, ऑल वन हेयर ऑल जीरो हेयर। तो इस क्लास में परफेक्ट होमोजेनिटी है, सारे वन यहाँ रहते हैं। इस क्लास में परफेक्ट होमोजेनिटी है, सारे जीरो यहाँ रहते हैं। So this was ideal case. This was very good to be true. ऐसा कोई आइडियल टेस्ट होता नहीं है कि मैं बस एक टेस्ट करूं और मेरे को पता चल जाए हार्ट डिजीज होगा। तो डिसीजन ट्री उसी बेसिस पर डिसीजन ले रहा है कि रादर देन, चलो परफेक्ट होमोजेनिटी तो नहीं मिली, परफेक्ट होमोजेनिटी तो मिल नहीं रही, अगर मिल रही होती तो उसने यही फैसला कर दिया होता, बाकी नीचे वाले टेस्ट ही नहीं करता। लेकिन अब मेरा डिसीजन ट्री क्या कह रहा है कि चलो परफेक्ट तो नहीं मिली, लेकिन जितनी मैक्सिमम पॉसिबल है वो तो मिले। वो किससे मिलेगी? वो शायद उसको इस टेस्ट पे मिल रही होगी कि 100% वन और जीरो तो शायद नहीं हो रहे हो सेग्रीगेट, लेकिन मैक्सिमम वन एक तरफ आ जाते होंगे और एक दो जीरो इधर मिक्स एंड मैच रह जाता होगा, कुछ जीरो रह जाते होंगे। सेम दिस साइड, शायद मेजोरिटी ऑफ जीरो इधर आ गए होंगे और कोई एक दो वन शायद इसके साथ मिक्स एंड मैच हो गए। तो उसने डिसीजन किस चीज से लिया है कि होमोजेनिटी अगर परफेक्ट मिल जाती है बहुत अच्छी बात है, जिस टेस्ट से परफेक्ट मिल जाए इट विल ट्राई टू फिट दैट टेस्ट। अगर परफेक्ट नहीं मिल पा रही है तो एज मच एज पॉसिबल वो वाला टेस्ट किया जाए। उस बेसिस पे उसने पहला डिसीजन डिस्कस किया है दैट थैल इज लेस देन 5, इससे उसको सबसे ज़्यादा होमोजेनिटी मिल रही है। एंड देन सेकंड, जिससे इस होमोजेनिटी में इंक्रीज आएगा। एंड देन थर्ड, जिससे इस होमोजेनिटी में और ज़्यादा इंक्रीज आएगा। क्लियर है? वेरीफाइड? जस्ट ट्राई टू इमेजिन क्या माइंड बॉगलिंग कैलकुलेशन चल रही होगी ना बिहाइंड द स्क्रीन। उसने हर वेरिएबल से स्प्लिट करके देखा होगा बिहाइंड द स्क्रीन कि किससे होमोजेनिटी सबसे ज़्यादा आ रही है। उसमें भी वैल्यूज कि थैल 4.5 से नहीं आ रही है, थैल लेस देन 5 से आ रही है या 5.5 से आ रही है या कितने से आ रही है, और उससे बेस्ट होमोजेनिटी आ रही है। और कितना टाइम लग रहा है इस कैलकुलेशन में? अरे कितनी देर में बना है डिसीजन ट्री हमारा जब फंक्शन एग्जीक्यूट करते हो? फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। यस। गौरव, आई थिंक देन इट इज प्रॉब्लम एट योर एंड। और भी किसी को दिक्कत हो रही है क्या? बीच में तो हुआ था, ऑडियो गया था मेरा, बट अभी तो आ रहा होगा मेरे ख्याल से। हाँ अभी तो ठीक ही है। गौरव, गौरव, इज इट ओके नाउ? ओके, डू दैट इन दैट केस, बिकॉज देर आर पीपल जो सुन पा रहे हैं बिल्कुल ठीक से। ठीक है जी, ये होमोजेनिटी मेजर समझ आता है? ओके महिमा,
होमोजेनिटी ऑफ दिस क्लास, हाँ समझ गया मैं तुम्हारा क्वेश्चन। इसकी बात कल करते हैं कि एग्जैक्टली इसको परसेंटेज में पुट कैसे करें। ठीक है, दैट विल डू। सर ये मॉडल मतलब वैसे चल रहा है ना कि मैक्सिमम सपोर्ट कौन कितने पे कर रहे हैं, कि मतलब लेस देन 4 होगा तो मतलब ये बाकी जो पेन टाइप है ये है मे भी ना आए, ऐसे चल रहा है सर ये? हाँ, ये होमोजेनिटी में से दोबारा दिखा रहा हूँ, एक इलस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ। कि मतलब फेवर कितने कर रहे हैं सर, है ना, मतलब कितने फेवरेबल है उस केस में? हाँ, कितने परफेक्टली क्लासिफाई हो पा रहे हैं। नॉट इलस्ट्रेट, अच्छा इलस्ट्रेशन भी छोड़ो, कुछ और बताओ। जैसे मैं बात कर रहा था, थैल पे उसने डिसाइड किया है दैट थैल इज लेस देन 5 और कंडीशन अगर ट्रू है तो जस्ट इमेजिन अगर वो सबको बोल देता कि 1 1 1 1 1 1 1 सारे 1 इधर आ जाओ और सारे 0 उधर चले जाओ, तो दैट वुड हैव बीन परफेक्ट केस सिनेरियो। लेकिन परफेक्ट केस सिनेरियो है नहीं। इट इज काइंड ऑफ मिक्स एंड मैच। कुछ 1 इधर हैं लेकिन कुछ 0 भी मिक्स एंड मैच हो गए हैं, ज्यादातर 0 इधर हैं बट कुछ 1 भी हो गए हैं। अभी महिमा का क्वेश्चन ये है कि अगर परफेक्ट होमोजेनिटी हो रही थी, सारे 1 इधर और सारे 0 इधर, तो हम बोलते कि होमोजेनिटी इज 1 परफेक्ट। लेकिन अभी अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूं कि देयर आर 5 1 एंड 1 0, देयर आर 5 0 एंड 1 1, तो इसको मैं क्या बोलूं, कितने परसेंट होमोजेनिटी है? क्या इसको मेजर करने का कोई तरीका है? हाँ तरीका है, वो कल बात करेंगे उसकी। अभी इतना अ, हाँ इतना टाइम नहीं है अभी इतना डिटेल में जाने का, तो मैं हिम्मत भी नहीं बची है, ट्रस्ट में। बट होमोजेनिटी का कंसेप्ट समझ आया, कैलकुलेशन कल देखेंगे, कॉन्सेप्ट समझ गया होगा। तो अगर परसेंटेज में हाँ जी सर। सर कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, बट स्टिल आई गेस कि जो क्वेश्चन था वो स्टिल अनआंसर्ड ही है कि हम मतलब कि ये कैसे मशीन डिसाइड कर रहा है कि कौन सा फैक्टर कब उठाना है। कौन सा फैक्टर कब उठाना, बता तो रहा हूँ। वो सबसे ज्यादा ये करके देख रहा है कि ये सारे 1 जितने ज्यादा हो जाएं, अगर परफेक्ट हो जाएं कि सारे 1 एक तरफ चले गए और सारे 0 एक तरफ चले गए, वो तो बेस्ट केस सिनेरियो है। अगर ऐसा हो रहा होता, सपोज थैल उसने टेस्ट किया कि थैल इज लेस देन 5, ट्रू है तो सारे 1 एक तरफ और या सारे 0 एक तरफ, और मे बी वाइस वर्सा, 0 इधर 1 इधर, ऐसा कुछ सीन हो जाता, तो हम कहते हैं होमोजेनिटी इज 1, परफेक्ट होमोजेनिटी मिल गई और किसी टेस्ट की अब जरूरत ही नहीं रही। पता तो चल गया हार्ट डिजीज है कि नहीं है। ये नीचे सर ये वाले काइंड ऑफ हिट एंड हिट एंड ट्रायल नहीं है। उसने ये देखा है, उसने सारे टेस्ट किए होंगे, ये भी किया होगा, थैल भी किया होगा, बीपी भी देखा होगा, बीपी लेस देन 150 भी देखा होगा, बीपी लेस देन 140, बीपी लेस देन 120, सारे करके देखे होंगे कॉम्बिनेशन। लेकिन उसे तो सर होमोजेनिटी स्टार्टिंग में जिससे मैक्सिमम किस पे मिली है? थैल इज इक्वल टू लेस देन 5 पे मिली है। ये करने से क्या हुआ होगा कि मैक्सिमम होमोजेनिटी आ गया होगा। जितने ज्यादा 1 और 0 में क्लासिफिकेशन अच्छा हो सकता था उतना बेहतर हो गया होगा। इससे अच्छा और किसी से हो नहीं पा रहा होगा, तो उसने इससे पहला स्प्लिट लिया है। ठीक है, हिट एंड ट्रायल नहीं है ये मैं और तेरे जैसे काम नहीं करता महिमा, कैलकुलेशन पे चलता है। सर इसे ये कह सकते हैं ये सब रीजन है, मतलब कि इन रीजन से हुआ होगा, तो मतलब ये एग्जैक्टली, और कोई मतलब वो नहीं होंगे ना, और एग्जैक्टली, कोई रिलेट नहीं हुए होंगे, तो इसे और एग्जैक्टली, किसी को उठाया नहीं। बिल्कुल उसी बात पे आने वाला था, बिल्कुल वही बात मैं बोलने ही वाला था। इसका मतलब इन अदर वर्ड्स, जो मेरा दूसरा इंटरेस्ट रहता है बहुत ज्यादा जानने में कि मेरे टारगेट वेरिएबल पे इम्पैक्ट किस फैक्टर का आ रहा है, इन अदर वर्ड्स ये कह सकता हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
मेरा रूट नोड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो रहा होगा, सिंपल। सो दिस इज लेवल 1 या रूट नोड बोल सकते हो। So this is the most important. These are level 2. These are second most important. These are level 3, third most important, and so on. रिमेंबर हमने बात की थी इसकी, मेरे प्रेडिक्शन में 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वन इज एक्यूरेसी ऑब्वियसली, एंड अदर इज मैं जानना चाहूँगा, ये मेरा बहुत इंटरेस्ट रहेगा जानने में कि ये प्रेडिक्शन ऐसे आता क्यों है। मेरे टारगेट वेरिएबल पे इम्पैक्ट डालने वाले वेरिएबल्स कौन से, सिग्निफिकेंस। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमें कैसे पता चलते थे वो, पी वैल्यूज देख करके। यहाँ कैसे पता चल रहे हैं, जस्ट ऑर्डर देख करके पता चलता है। Or we can say by सर homogeneity. हाँ सर एक मेरा क्वेरी है। हाँ जी अनुभव। फॉर एग्जांपल मैं एक डॉक्टर हूँ, राइट, और मुझे हाँ सारे इसके सिचुएशंस और जो भी इसके रिलेटेड सिम्टम्स है मुझे पता है। हाँ तो आई एम ड्राइंग अ काइंड ऑफ डेटा फ्रॉम द डेटा सेट। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो मेरे पास डेरिवेटिव निकलेगी वो बीपी के थ्रू निकलेगी, बट जो मेरा मॉडल दिखा रहा है वो थैल के बेसिस पे दिखा रहा है। बट एक्चुअल प्रैक्टिकलिटी में मुझे पता है कि ना अगर बीपी के साथ मैं कॉम्बिनेशन करूंगा देन आई कैन एबल टू ड्रॉ, क्योंकि मेरी प्रैक्टिकल है। बट मेरा जो सब्जेक्ट है वो मुझे कुछ और दिखा रहा है, क्योंकि अभी तो हम कह सकते हैं क्योंकि इसके बारे में हमें इतना पता नहीं है। दैट्स व्हाई वी रिलाई ऑन डेटा, सो व्हाटएवर इट इज स्पीकिंग दैट इज करेक्ट। See, हम ये तो मॉडल ये अज्यूम करके बना रहे हैं कि हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। हाँ राइट, इसीलिए हम इसको इतना एम्फसाइज करें कि थैल इज एब्सोल्यूट बेस्ट मैच और बेस्ट फिट टू कंक्लूड द थिंग्स। पर अगर हम ये डॉक्टर के पास लेके जाते हैं या किसी के पास लेके जाते हैं, वो कहता है कि पर मेरा बेसिस कह रहा है कि जो आपका थैल का जो आपका निकला है सब्जेक्ट वो मैं बीपी से सोच रहा था कि निकल पाएगा। अगर हम केस को प्रेजेंट करते हैं अपने क्या बोलते हैं क्लाइंट के साथ, क्योंकि क्लाइंट इज अ डॉक्टर, वो कह रहा है कि वो अगर वो हमें कहे कि बीपी इज अ मेन सब्जेक्ट फॉर विच आई कैन एक्सपेक्ट अ डेरिवेटिव, तो उस सिचुएशन में हम मॉडल को चेंज नहीं कर सकते, राइट, कि थैल को हम बीपी के थ्रू कंक्लूड करें चीजें। हेलो या अनुभव, आई हर्ड जो क्वेरी आप पूछ रहे थे, लेकिन ऐसा है नहीं। लेट्स कीप इट टू मशीन लर्निंग इटसेल्फ फॉर नाउ। अगर डॉक्टर की माननी होती, आई डोंट नो कि मैंने तुम्हें बताया कि नहीं बताया पहले कभी। एम्स यूजेस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स टू असाइन बेड टू पेशेंट्स। कौन कितना क्रिटिकल है, किसको बेड पहले मिल जाना चाहिए। जस्ट थिंक अबाउट इट, एम्स के पास डॉक्टरों की कमी है क्या? वाई मशीन लर्निंग, उन्हें क्या जरूरत पड़ गई? येट दे आर यूजिंग। ओके ठीक है जी, हल्के में मत लो मेरे डोमेन को। ये दुनिया वैसे ही पागल नहीं है। डेटा साइंस, एमएल, एआई। ओके, अभी तक आप सारे काम कर चुके हो। एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को। इसी डेटा पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन से भी मॉडल बना के देखेंगे आप। देखना उससे एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी कैसे कैसे आती है, क्या बैलेंस आप निकाल पाते हैं। और नाउ मैं 2-4 चीजें आपको बता देता हूँ। एंड सर एक सेकंड सॉरी, हाँ इस केस में हम जब डिसीजन ट्री बनाते हैं तो हमें डेटा ट्रीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे हम वो सब एनए वगैरह रिमूव करते थे, तो हाँ, इसमें हमें ट्रीट नहीं करना पड़ेगा। आ रहा हूँ। अरे बोलने तो दे मुझे, वो तो वही बोलने जा रहा था मैं। एक एडवांटेज ऑफ डिसीजन ट्री का अभी अभी आपने देखा, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को एज सच डील करता है।
यानी मेरे पास अगर एक रियल टाइम डेटा सेट हो, जैसा कि एचआर एनालिटिक्स वाला डेटा आपके पास है, उसमें कई कैटेगोरिकल थे, हमने डमी बनाए थे, डमी बनाने में आफत भी हो गई थी, रीजन जैसे कॉलम थे आलतू फालतू, हालांकि वो तो यहाँ भी नहीं रखेंगे, बट प्रॉब्लम है। तो कैटेगोरिकल्स को एज सच डील कर पाता है, दैट्स वन। सेकंड थिंग, इफ यू पेड अटेंशन टू, हमने कोई डेटा क्लीन नहीं किया। मिसिंग वैल्यू तो मेरे को पहले से मालूम था कि मिसिंग वैल्यू है नहीं इसमें डेटा में, तो दैट्स टेकन केयर ऑफ। बट डिस्पाइट दैट बहुत सारी डेटा क्लीनिंग आपको लगती है रिग्रेशन मॉडल्स के लिए। एक एडवांटेज क्या देख चुके हो आप, डमीज की जरूरत नहीं है। डिसीजन ट्री को डमी वेरिएबल का जरूरत नहीं पड़ता। सेकंड एडवांटेजेस, हाँ जी, और क्या क्या क्लीन करते थे लॉजिस्टिक रिग्रेशन या लीनियर रिग्रेशन में? स्केलिंग हमने समझा था, स्केल करना पड़ता था वेरिएबल्स को। डेटा स्टैंडर्डाइजेशन। हाँ यस, या तो स्टैंडर्डाइज करोगे उसको, जी स्कोर्स में कन्वर्ट करोगे, या 0-1 के बीच में लेके जाओगे। यहाँ स्केलिंग का कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ज्योमेट्री नहीं बन रहा है। तो आपका बीपी किसी स्केल पे भी हो सकता है, हार्ट रेट किसी स्केल पे हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल किसी भी स्केल पे हो सकता है। हर कंडीशन अपने आप में ही टेस्ट हो रही है। हार्ट रेट का कंपैरिजन हार्ट रेट से ही है, बीपी का कंपैरिजन बीपी से ही है। तो स्केल डिफरेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नो ज्योमेट्री इन्वॉल्व, तो स्केलिंग की भी आवश्यकता नहीं है, मैंने भी नहीं की थी। और क्या चेक करते थे? एक बड़ा खराब आदमी, डिसाइड ही नहीं हो पाता था, क्या है ये? आउटलायर। सिंस हमारी ज्योमेट्री बनती थी, एक आउटलायर होने से भी मेरा लीनियर फिट या सिग्मॉइड फिट बहुत ज़्यादा डेविएट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहानी है डिसीजन ट्री में? कुछ नहीं, वो कंडीशन टेस्ट कर रहा है होमोजेनिटी देखते हुए। नाउ थिंक अबाउट इट, बीपी की सपोज रूटीन रेंज चल रही होती 80 से लेकर के 180 तक। अगर रूटीन रेंज बीपी की ऐसी कुछ होती, अच्छी बात है, ये कंडीशन टेस्ट होगी, कुछ ना कुछ कंडीशन वो टेस्ट करेगा, होमोजेनिटी के बेसिस पे निकाल देगा। सपोज ये जो मैक्स वैल्यू थी इसकी, ये 180 ना हो करके 280 होती, ये कोई आउटलायर होता, क्या फर्क पड़ रहा है कंडीशन पर? एनीवे उसको एक कंडीशन ही टेस्ट करनी है, लेस देन दिस तो ये करो, ग्रेटर देन दिस तो वो करो। तो अगेन आउटलायर ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, डिसीजन ट्री इज इम्यून टू आउटलायर्स। बढ़िया, समझ आ रहा है ना ये बातें सारी, मेकिंग सेंस, जेल करवा रहे हो? याद करो, रिग्रेशन को याद रखना, इसमें तभी डिफरेंशिएट समझ आ रहे होंगे ये डिफरेंस। फोर्थ एडवांटेज, हाँ जी, फाइनल मॉडल बनाने में कितने इटरेशन होते थे रिग्रेशन मॉडल में? पहले डिफॉल्ट मॉडल बनेगा, फिर स्टेप रिडक्शन होगा, फिर वीआईएफ देखोगे, फिर पी वैल्यू देखोगे। इट में go up to 10, 20, maybe 30 iterations till the time you get a stable model, final model बने।
डिसीजन ट्री में कितनी देर लगी आपको? वन सिंगल इटरेशन। एक ही इटरेशन से कहानी खत्म हो गई। एडवांटेज नंबर 5, हाँ सी इट इज नॉट रिफ्रेनिंग यू फ्रॉम एन एंड डुप्लीकेट्स। मिसिंग वैल्यू और डुप्लीकेट्स का इम्पैक्ट वहां पर भी होता था, वो तो यहाँ पर भी होगा। तो ऐसी एनोमलीज को तो हम रिमूव करेंगे, लेकिन ज्योमेट्री की वजह से जो एनोमलीज आ रही थी, दिस दिस दिस, ये 3 एनोमलीज इसलिए होती हैं क्योंकि वो एल्गोरिदम ज्योमेट्री बेस्ड है, और इन एनोमलीज से ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा। अब मेरा एल्गोरिदम ज्योमेट्रिक नहीं है, तो ज्योमेट्रिक एल्गोरिदम को आने वाली प्रॉब्लम्स भी इस मॉडल को नहीं है। And sir, what about the duplicate values? Do we have to treat them as well? हाँ, इनके डुप्लीकेट्स होंगे तो जरूर ट्रीट करेंगे, मिसिंग वैल्यू होंगे तो जरूर ट्रीट करेंगे। इसमें मैंने किए नहीं है, बट यू नो दैट इट एन और डुप्लीकेट होंगे तो वो तो ट्रीट करेंगे। ठीक है जी। Another advantage is what? मल्टीकोलिनियरिटी। वीआईएफ देखते थे उसमें, बिकॉज सिंस ज्योमेट्री बन रहा है, 2 कॉलम ऐसे हो सकते थे कि देखने में वो शक्ल से एक जैसे लग रहे हैं। इसका भी लीनियर फिट वही आ रहा है, उसका भी लीनियर फिट वही आ रहा है। मेरे को एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट कौन सा है मेरे प्रेडिक्शन में। डिसीजन ट्री में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे वीआईएफ देखना ही नहीं है, उसे होमोजेनिटी देखना है। जिससे होमोजेनिटी आ रही होगी वो इंपॉर्टेंट, जिससे नहीं आ रही वो अनइम्पॉर्टेंट। खत्म हो गई बात। कोई पूछ रहा था कि उसने जेंडर वगैरह क्यों इंक्लूड नहीं की है। जेंडर से उसको कोई होमोजेनिटी में इंक्रीज नहीं मिला होगा, जेंडर उसने नहीं लिया। तो विद डिसीजन ट्री आई डोंट ओनली हैव इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स, मुझे इंपॉर्टेंस तो पता ही है, मुझे ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस भी पता है। बढ़िया है जी। वन मोर एडवांटेज इज रिग्रेशन में अगर टारगेट वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस होता है तो कौन सा मॉडल यूज कर रहे थे हम? बोलेगा कोई जरा जल्दी से? हाँ, यही देखना चाह रहा था, सुनने से पहले आंसर डालते हो नहीं ना। सर, मैं कह रहा हूँ जब टारगेट वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस होता था तो कौन सा मॉडल यूज करते थे? लीनियर रिग्रेशन अरे यार मेरा हुआ नहीं लिए। और कॉन्टिन्यूअस, और कैटेगोरिकल है, लॉजिकल है तो सर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिकल टारगेट वेरिएबल बनाया 0 1, फिर उसके हाथ पैर तोड़े हमने, प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट किया, फिर लॉग और सर्च ने कहाँ गए, और फिर उसे फिट कर करा के हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल बनाते थे। इन केस ऑफ डिसीजन ट्री, कैटेगोरिकल और कॉन्टिन्यूअस दोनों के लिए डिसीजन ट्री मॉडल सेम मॉडल आर पार्ट यही यूज हो सकता है। ये सेम मॉडल दोनों आउटपुट देता है, कॉन्टिन्यूअस भी और कैटेगोरिकल भी। इसे बस पता होना चाहिए कि अगर कैटेगोरिकल है तो उसका फॉर्म फैक्टर होना चाहिए, टारगेट वेरिएबल अगर कॉन्टिन्यूअस है तो वो इसे न्यूमेरिक दिखना चाहिए डेटा सेट। फंक्शन विल बी द सेम, आर पार्ट, सिंटैक्स विल बी द सेम। अलग अलग मॉडल की जरूरत नहीं है एलएम जीएलएम की तरह। सर बस फिर तो डेटा क्लीन करो और डिसीजन ट्री लगा दो, उनकी जरूरत ही नहीं है।
हाँ, अगला दिमाग में यही मैं इंतज़ार ही कर रहा था कि ये तुम्हारे दिमाग में कब आता है कि ये अगर इतना ही अच्छा आदमी है, तो फिर हम रिग्रेशन मॉडल्स की बात ही क्यों कर रहे थे? नहीं, ये इतना अच्छा भी आदमी नहीं है, इसकी अपनी बीमारी है और काफ़ी गंभीर बीमारी है, बात करेंगे कल डिटेल में। आज के लिए एक छोटा सा काम छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। आई जस्ट वांट यू टू कंपेयर इट विद, अभी जितना काम किया आपने चटाक-चटाक से डिसीजन ट्री बना लिया और ख़त्म कर दिया। अभी मैं चाह रहा हूँ आप ये डेटा प्रॉपर क्लीन करें बिकॉज़ लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल बनाना है एंड सिंस लॉजिस्टिक रिग्रेशन बनाना है तो ये सारे काम आपको करके देखने पड़ेंगे, ये जितने हैं। जस्ट ट्राई इट विद अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल और देखो उसके रिजल्ट से इसका रिजल्ट बेटर है, खराब है, कैसा है। ठीक है जी, तो आज यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। आई थिंक इनफ फॉर टुडे। ज़्यादा क्लटर हो जाएगा आगे डिटेल में जाने से एंड I would again advise you, I would again suggest, very heavily recommend that in case ऐसा होता है, don't get into the peer pressure के बाकी सब लोग क्या कह रहे हैं, you put up your honest opinion. अगर लग रहा है कि क्वेश्चन flooded हो गए हो तो बोल देना चाहिए। सर एक क्वेश्चन है। जी गौरव। ये जो हमारा मॉडल बना है अभी जो हमने बनाया है वो इसकी होमोजेनिटी इक्वल्स टू 1 है। इसकी होमोजेनिटी 1 बोल सकते हैं हम इसको। मॉडल की होमोजेनिटी नहीं, 1 तो आएगी नहीं ना। हम बोल रहे हैं कि आइडियल केस सिनेरियो होता है वो। आइडियल केस सिनेरियो में वो 1 कोशिश करेगा कि पहले स्टेप में 1 आ जाए, पहले में ना आए तो दूसरे में, दूसरे में ना तो तीसरे में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या परफेक्ट हो गया ना फिर तो। ठीक है, अगर किसी मॉडल की होमोजेनिटी चेक करनी हो तो सर क्या करेंगे? हाँ, वो कल देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है अरे कल दिखाऊंगा ना तुम्हें होमोजेनिटी मेजर कैसे कैलकुलेट करते हो, तुम्हारी टांगे ऊपर नहीं हुई तो बता देना मैं तुम्हें। ठीक है। चलो ठीक है। ठीक है पीपल, तो आई एम टर्निंग ऑफ रिकॉर्डिंग बट इफ देयर इज एनी मोर फर्दर क्वेश्चंस मोस्ट वेलकम। रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ फिलहाल, क्वेश्चन है तो बताइए।